किसान, अरे ओ किसान, अरे कहाँ बे? ओए राम, आजा भाई, अंदर आजा। क्या कर रहा है? मटर पनीर बना रहा हूँ, खाएगा? है सच में? दिखा तो जरा। अबे मूली की सब्जी और रोटी है। अबे हट, मूली की सब्जी कौन खाएगा? हम खाएंगे ना। और तुझे क्या लगा कि मैं सच में मटर पनीर बना रहा हूँ? हाँ, मुझे तो यही लगा था। अबे मेरे भोले चंद, हम गरीबों की किस्मत में मटर पनीर कहाँ, वो तो कभी कभार किसी की शादी में मिल गया तो खा लिया। हाँ यार, पिछली बार पन्नू की शादी में खाया था। सुनना, तू भी जल्दी से ब्याह कर ले यार। क्या कहा? ब्याह? क्यों भाई, तुझसे मेरी रईसी देखी नहीं जा रही है क्या? अबे तू ब्याह करेगा तभी तो मटर पनीर खाने को मिलेगा। अरे यार, मैं कहाँ से खिला पाऊंगा तुझे मटर पनीर? मेरी हालत तो तू देख ही रहा है। ले देकर बाबा का एक ही छोटा सा खेत तो है, बस उसी से काम चल रहा है। शादी करके क्या सुख दे पाऊंगा मैं किसी लड़की को? ये कहते हुए किशन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखने लगा। कोई नहीं भाई, तो देखना, कभी तो अपने भी दिन फिरेंगे। अच्छा, और अमीर बनकर क्या करेगा तू? भाई मटर पनीर की लाइन लगा दूंगा। सुबह मटर पनीर, दोपहर में मटर पनीर, फिर रात में भी मटर पनीर, और अगर रात में नींद खुल गई ना गलती से, तो फिर से मटर पनीर। अबे बस कर, पूरी दुनिया के मटर और पनीर खत्म करके ही मानेगा क्या? नहीं यार, सच्ची में काश ऐसा होता ना कि एक जादू की छड़ी मिल जाती मुझे, कि बस घुमाऊं और मेरी हर मुराद पूरी हो जाती। जरा सोच के देख मेरे भाई, कितना बढ़िया हो जाता फिर तो। राम की बातों पर उसका बचपन का दोस्त किशन बस हंसता रहा। इसके बाद कुछ बोला नहीं। असल में किशन बहुत गरीब था, तो हालत राम की भी अच्छी नहीं थी। दोनों के खेत आसपास ही थे। कई साल पहले उनके पिताजी एक साथ खेती किया करते थे, और अब वो दोनों भी ऐसा ही कर रहे थे। फिर उसी दिन दोपहर में जब दोनों दोस्त अपने अपने खेत समतल कर रहे थे। सुन किशन, अब की बार क्या बोएगा तू? गेहूं ही बोऊंगा भाई, गेहूं ही सही है। साथ में कुछ हो ना हो, रोटी बनाओ और प्याज नमक के साथ खा लो। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? मैं सोच रहा हूँ मटर पनीर बो देता हूँ। है? सही है। सुन, जब उग जाए तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी खाने आ जाऊंगा। किशन भले ही पैसों से गरीब था, लेकिन था एकदम जिंदा दिल। कमाल तब हो गया जब उसके खेत में इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। उसने कुछ गेहूं बेच दिए और बाकी अपने लिए रख लिए। फिर एक शाम। ओए कहाँ जा रहा है यार? बहुत दिन हो गए, नाना जी को नहीं देखा, तो बस उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, कब लौटेगा फिर? 2-3 दिनों में आ जाऊंगा। इस बार थोड़ा रुक कर ही आऊंगा। किशन का ननिहाल उसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। 2 गांव छोड़कर ही उसके नाना और नानी का गांव था, जिसका नाम था चंबलपुर। अपने नाती को देखकर उसके नाना और नानी बहुत खुश हुए। और फिर, नानी, गांव की हालत में तो कोई सुधार नहीं दिख रहा। कैसा दिखेगा बेटा? ना करने को कोई काम धंधा है और ना ही यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है। हमारी तो जिंदगी जैसे तैसे कट गई। पता नहीं इन बेचारों का क्या होगा। हर घर में माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और वो भी बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। बड़ी गरीबी है बेटा, ईश्वर कृपा करे। चंबलपुर की हालत वाकई बहुत दयनीय थी। हर घर में गरीबी थी। लोग खाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता था। कुछ ऐसी ही तस्वीर किशन के गांव आनंदपुर की भी थी। पर ना तो किशन अपने गांव की हालत सुधार सकता था और ना ही चंबलपुर के लिए कुछ कर सकता था। 2 दिनों तक नाना नानी के पास रहने के बाद वो अपने गांव आनंदपुर आ गया। रात में उसने अपने लिए दाल रोटी बनाई, और जैसे ही वो खाना खाने वाला था, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आई। कोई है क्या? प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, आइए ना, आप यहाँ बैठिए। किशन ने झट से साधु के लिए दरी बिछाई, और फिर थोड़ी ही देर में किशन साधु के लिए वो दाल रोटी लेकर आ गया जो उसने अपने लिए बनाई थी। साथ में उसने प्याज भी रख दिया। साधु ने बड़े चाव से खाना खाया, और जब उनकी भूख खत्म हो गई, बच्चे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, किशन नाम है मेरा। बेटा किशन, तुम्हारे लिए तो भोजन रखा है ना? हाँ बाबा, आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपने लिए दोबारा बना लूंगा। किशन की बात सुनकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने किशन के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किशन ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, लेकिन तभी साधु मुस्कुराए और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, और अगले ही पल एक बड़ी सी कढ़ाई उनके सामने थी। ये लो बच्चे, ये कढ़ाई आज से तुम्हारी है। नहीं नहीं बाबा, मुझे इतनी बड़ी कढ़ाई की जरूरत नहीं है,
मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं क्या करूंगा इसका। बच्चा, ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है, मेरा मंत्र प्रसाद है। इसमें तुम सिर्फ पानी डाल देना और फिर जो चाहोगे वो पकवान इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। इस कढ़ाई की वजह से तुम्हारी पूरी रसोई जादुई बन जाएगी और उस जादुई रसोई से तुम कभी किसी को भूखा नहीं लौटने दोगे। ये मेरा अटल विश्वास है तुम पर। साधु की बात सुनकर किशन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने फौरन साधु को प्रणाम किया और फिर पापा एक बात कहूं? बोलो बच्चा। मुझे ऐसी ही एक और जादुई रसोई चाहिए। लालच करना अच्छी बात नहीं है बच्चा। नहीं पापा, इस कढ़ाई से मैं आनंदपुर के लोगों को खाना खिलाऊंगा और दूसरी रसोई मैं चंबलपुर में बनाऊंगा। वो मेरे नाना नानी का गांव है, वहां बहुत गरीबी और भुखमरी है। ठीक है बच्चा, जैसा तुम चाहो, बस याद रखना चाहे जो हो जाए कभी लालच नहीं करना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाते ही किशन के आंगन में अब एक और कढ़ाई थी। किशन झट से दोनों कढ़ाइयों को अपनी रसोई में लेकर गया। वहां कढ़ाई रखते ही उसकी रसोई जादुई हो गई। रसोई की हर चीज चमक रही थी। किशन ने झट से एक कढ़ाई में पानी डाला और ऐसा करते ही जादुई रसोई ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उसने पहली बार उस कढ़ाई से मटर पनीर बनाया और फिर उसने राम को भी बुला लिया। राम, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास ये 2 कढ़ाई हैं, मैं इनमें से एक को यहां रखूंगा। तू कल से इसमें खूब सारा खाना बनाना और लोगों को खिलाना, और दूसरी कढ़ाई से मैं अपनी नानी की रसोई को जादुई बना दूंगा और फिर मैं वहां के गरीबों को भी मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। ठीक है भाई, पर तू यहाँ आता तो रहेगा ना? हाँ, मैं हर 2 दिन में आता रहूंगा। राम ने वैसा ही किया जैसा किशन ने बताया था। गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया। उधर चंबलपुर में किशन ने उस कढ़ाई की मदद से अपनी नानी की रसोई को जादुई बना दिया। वो दिन भर कढ़ाई में पानी डालकर खाना प्राप्त करता और गरीबों को भरपेट खिलाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। दोनों गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। फिर एक दिन किशन अपने गांव आनंदपुर आया तो उसने देखा पूरा गांव बाढ़ में डूबा पड़ा था। ये देखकर किशन बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये किस बात की सजा दी है आपने मेरे गांव को? किशन का इतना कहना था कि तभी उसके बगल में वही साधु प्रकट हुए। ये लोग अपनी करनी खुद भुगत रहे हैं। बाबा आप? लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारे दोस्त के मन में लालच आ गया था। वो जादुई रसोई से खाना बनाकर बेचने लगा, वो भी बहुत महंगे दामों पर। और जब गांव वालों को इस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चला तो वो सब भी इसे छीनने और लूटने में लग गए। बस इसी छीना झपटी में कढ़ाई का पानी नीचे गिर गया और इस गांव में बाढ़ आ गई। इन सब पर दया करें महाराज और इन सबको बचाने का उपाय बताएं। इन सबको माफी मांगनी होगी। हाँ, हम सब माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए साधु महाराज। ठीक है, मैं इस गांव को पहले की तरह कर देता हूँ। साधु बाबा ने फिर से एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सारे गांव का पानी उनके कमंडल में समा गया। इसके बाद पूरे गांव ने कभी लालच न करने की कसम खाई और फिर सब ठीक हो गया। शीतल फोन पर बात करते हुए रोए जा रही थी। उधर से उसकी माँ उसे समझाते हुए चुप करवा रही थी। मम्मी, मेरे काले रंग के लिए यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो बहुत मन खराब होता है मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई का एहसास जरूर होगा। शीतल फोन रख देती है और कमरे से बाहर आकर रसोई के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं। आपके घुटनों में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने लगी हूँ। अरे तो ये शीतल क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। शीतल, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद लाओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट में सारे मसाले लिख दिए हैं। जी भाभी, मैं ले आती हूँ। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी काली बहू मिली। कोई ऐसा मसाला भी ढूंढ लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। शीतल अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है क्योंकि ये सब वो रोजाना ही सुनती थी। शीतल बाजार तो चली जाती है पर उस दिन बाजार बंद था।
भैया, ये राशन की दुकानें क्यों बंद हैं? बहन जी, सोमवार सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे आज तो सोमवार है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। शीतल को तो ध्यान नहीं रहा, पर उसकी जेठानी और सास को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने अच्छा किया, आज सोमवार की छुट्टी होती है। वो बेचारी शीतल बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप शीतल को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है, मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में, जब खाली हाथ लौट कर आएगी तो अच्छे से सुना देंगे। शीतल बहुत परेशान थी। बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। शीतल घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई थी। शीतल को बहुत प्यास भी लगी थी। वो एक दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा। हे भगवान, ये कौन है? बेचारी लगता है धूप से बेहोश हो गई है। मैं भैया से पानी खरीद कर लाती हूँ। भैया, जरा एक बोतल पानी देना। शीतल पानी की बोतल लेकर उस औरत के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ी सी पानी के छींटे डालती है। औरत होश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी मदद की। आज के जमाने में कौन किसी की परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो, कुछ दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी माँ, जरूर, चलिए। शीतल उन बूढ़ी औरत को उनके घर तक छोड़ देती है। बातों बातों में शीतल अपने बारे में बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी जमाने में मैं एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल करने से घर पर सभी लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे और सब ये भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है। इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। पर एक बात का ख्याल रखना बेटी, ये मसाले हमेशा जादुई रहेंगे, पर हर रविवार की रात इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। तुम्हें उस रात किसी के भी सामने नहीं जाना, नहीं तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। शीतल वो जादुई मसाले लेकर घर आ जाती है। मसाले इतने सुगंधित थे कि उसकी सास और जेठानी कुछ बोल ही नहीं पाए। उस दिन सब्जी में वही मसाले इस्तेमाल हुए और जादुई मसालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वाह, क्या सब्जी बनाई है शीतल बहू। चलो अब तुम भी बैठकर खा लो। सुबह से काम में लगी हुई थी, सारे सामान भी खरीद कर लाई हो घर के लिए। हाँ, बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ, तुम भी बैठो और सबके साथ खाओ। शीतल हैरान रह गई। जादुई मसाले के जादू की वजह से उसकी सास और जेठानी उससे खूब प्यार से बात करने लगी। 3-4 दिन तक ऐसे ही रहा, पर जब संडे आया तो शीतल को चिंता हो गई। आज तो संडे है, आज रात मुझे बहुत ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए। मैं कमरे में ही रहूंगी। शीतल, मैं और बड़े भैया रात को शादी में जा रहे हैं। हम सुबह तक लौटेंगे तो माँ का ख्याल रखना। हाँ, आप चिंता मत करो। चलो अच्छा है, आज रात ये और भैया शादी में जा रहे हैं। मैं चुप करके सो जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और कल सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। शीतल को तसल्ली थी कि रवि और उसके जेठ दोनों शादी में चले गए हैं। शीतल ने सोचा वो अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो जाएगी ताकि रविवार की रात आराम से निकल जाए। पर अचानक शीतल की सास अपने कमरे में से आवाज लगाने लगी, कविता बहू, जल्दी आओ, मेरी सांस घुट रही है। सास की आवाज शीतल ने भी सुन ली थी। वो भी जेठानी के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शीतल को याद ही नहीं रहा कि मसालों का असर खत्म हो चुका है। मम्मी जी, चिंता मत करो, हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये लो, कर लो बात, जैसी शक्ल वैसी अकल। अरे इतनी रात में कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना ही कोई गाड़ी मिलेगी। भाभी, कार तो घर पर खड़ी है ना, हम अपनी कार से ले चलते हैं। हमें कार चलानी थोड़ी आती है, ये दोनों भाई भी घर पर नहीं है। भाभी, मुझे ड्राइविंग आती है, आप टेंशन मत लो। चलिए मम्मी जी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शीतल ने बिना देर किए अपनी सास को कार में लिटाया और कार चलाकर अस्पताल ले गई। समय पर इलाज मिलने से सास की तबीयत में सुधार हो गया। पर ये क्या, मसालों का असर तो हट चुका था, फिर भी सास आज अपनी बहू शीतल की तारीफ कर रही थी।
मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, पर तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। ये बात मुझे कल पता चल गई कि तुम हमारे लिए कितना सोचती हो। हम तुम्हें कितने ताने देते हैं, फिर भी तुम हमारी भलाई देखती हो। कविता, अपनी देवरानी से अब गलत बात मत करना। शीतल बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी, अब नहीं करेंगे। शीतल, आई एम सॉरी, अब हम तुम्हारे काले रंग के लिए तुम्हें कभी ताना नहीं देंगे। शीतल खुश थी कि भले ही जादुई मसालों का असर खत्म हो गया, पर मुसीबत के समय अपनों के काम आकर शीतल ने सबका दिल जीत लिया।